बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ एंड कंपनी ने इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन जो ताल्लुकात खराब हुए उससे भरपूर फायदा उठाया। 18 महीने इक़्तिदार के मजे लिए और अब निगरान हुकूमतों के अंदर भी उनको सारे फवायद मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही नून लीग की साख किस तरह मुतासर हुई है, ताकतवरों के साथ नवाज शरीफ की जो दोस्ती है वो किस तरह महंगी पड़ी है, और अब उस पर उल्टे पांव फिरने का, एक अवाम की आंखों में धूल झोंकने का जो प्रोग्राम है, इस हवाले से आज एक बड़ी खबर आई है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गजा पर ओआईसी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसका एक अलामिया जारी किया गया और एक इसराइल के हवाले से करारदाद थी, उसकी किन ममालक ने मुखालफत की है, और इस कॉन्फ्रेंस का कोई इफेक्ट भी होगा या नहीं, इस पर तफसील से बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ा आईनी बहरान पैदा हुआ है। एक निगरान वजीर आजम की वफात के बाद अब नया निगरान वजीर आला किसको बनाया जा रहा है और ये शख्सियत कौन है, इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो गजा की सूरत हाल है, आप देख रहे हैं जिस तरह मुसलसल जारहियत की जा रही है। वहां पर मजलूम बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, उनके खिलाफ जिस तरह के इकदामात किए जा रहे हैं। लेकिन खास तौर पर आलम इस्लाम के 58 मुल्क हैं, जिसके अंदर जो 57 ममालक हैं, उनकी एक सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके अंदर फ़लस्तीन की भी नुमाइंदगी थी। महमूद अब्बास जो प्रेसिडेंट है वो भी इसके अंदर उन्होंने शिरकत की, और इसका इनिशिएटिव जो है वो सऊदी अरेबिया ने लिया और मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने उनकी सरबराही के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई है। और तमाम जो ममालक है उनकी जो आला शख्सियात है, सरबराहान ममलकत लेवल की, सदर, वजीर आजम, वो उसके अंदर शरीक हुए हैं। पाकिस्तान के जो निगरान वजीर आजम है वो भी एक तस्वीर के अंदर नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो सारी सूरत हाल डिस्कस हुई है, उसके हवाले से जो तवक्को थी कि कोई ऐसा मामला आगे बढ़ेगा, तेल, गैस और बहुत सारे जो ताल्लुकात हैं अरब दुनिया के और मुसलमान ममालक के, वो कोई असर दिखाएंगे और फ़लस्तीनियों के जो मरम है, यानी उन पर मरम रखा जाएगा जख्मों पर। लेकिन बज़ैर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, और इस वक्त एक करारदाद इसके अंदर पेश की गई है, और वो जो करारदाद है उसकी जो मुखालफत की गई है, वो भी इस्लामी वो ममालक हैं। हालांकि उसके अंदर कहा गया कि गैस, तेल और इस तरह की जो सहूलियात हैं वो इनकी बंद कर दी जाए, लेकिन इसकी मुखालफत की गई है और इसके अंदर कामयाबी नहीं मिली। जो अलामिया जारी हुआ है, मैं थोड़ा सा ये तवज्जो से, वीडियो बड़ी आम है, सुनिएगा। जो अलामिया जारी हुआ है उसके अंदर कहा गया है कि रियाद में अरब लीग और इस्लामी तावन तंजीम के मुश्तरका सरबराह इजलास में गजा पर इसराइली जारहियत की मजम्मत की गई है। गजा में इसराइल के जंगी जराइम पर मुश्तमिल दस्तावेज तैयार करने के लिए दो खसूसी कानूनी मॉनिटरिंग यूनिट्स कायम करने पर जोर दिया गया है। फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया और इसराइल के अपने दिफा के हक की आड़ में जंग के हर जवाब को मुस्तरद करते हैं, और तमाम फलस्तीनी कैदियों को फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। गजा को मकबूजा मशरकी बैतुल मकदस समेत मगरबी किनारे के इलाके से अलग करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। फ़लस्तीन में काबज़ अफवाज और दहशतगर्द यहूदी जो है वो आबादकारों के हवाले से हथियारों और असले की फराहमी बंद करने समेत इसराइल की तरफ से कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की तहकीकात का भी मुतालबा किया गया है। अब ये तो अलामी है, इससे इसराइल को क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगा, चूँकि असल जो मामला था, जो डिस्कस हुआ, वो मैं आपके सामने थोड़ा-सा रखूँगा। जो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो है वो वहाँ पे तफसीलात मुख्तलिफ ममालक ने जो आरा दी है। अब उसके अंदर जो है वो सह्यूनी रियासत को हथियारों की फरोख्त रोकी जाए, इसराइल का हक दिफा का दावा और गजा को मगरबी किनारे से अलग करने का कोई भी सियासी हल मुस्तरद कर दिया गया। ताम इसराइल के खिलाफ मुश्तरका इकदामात पर इत्तफाक नहीं हो सका। यानी वहां पर जो अलजजायर, लुबनान समेत चंद ममालक जो है उन्होंने मुजवजा करारदाद में इसराइल और उसके इत्तेहादियों को तेल की सप्लाई रोकने, उनके साथ मुआशी और सफारती ताल्लुकात तोड़ने और अमेरिका पर खित्ते के दीगर ममालक को हथियार और बमों की फराहमी के लिए अरब ममालक की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की पाबंदी का ये मुतालबा किया गया। अब ये मुतालबा करने वाले में अलजजायर, लुबनान समेत चंद ममालक थे। लेकिन इस आम तजवीज़ को जो अफेक्ट कर सकती थी, जो जंग रोक सकती थी,
اس کو مسترد کیا گیا ہے، اور مسترد کرنے والے، مخالفت کرنے والے ممالک 4 عرب ممالک ہیں۔ یہی مین ممالک ہیں جن میں عرب امارات ہے، بحرین ہے، سعودی عربیہ ہے اور مراکش ہے۔ مراکش افریقی ملک ہے لیکن ظاہر ہے مغرب اور وہاں پہ عربی لینگویج ہے۔ 11 ممالک نے اس کی حمایت کی ہے، 4 نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ فرانسیسی خبر رجاء ایجنسی کے مطابق عرب ممالک کے اجلاس میں مشترکہ اعلامیے پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا، جس کے بعد عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا۔ حماس نے غزہ سے جاری اعلامیے میں عرب اور مسلم ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کرے، جنگی جرائم میں ملوث اسرائیلیوں کے خلاف قانونی کمیشن تشکیل دینے اور غزہ کی اثر نو بحالی کے لیے فنڈ کا قیام عمل میں لایا جائے۔ تو بظاہر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور بحرین اور ان کے ساتھ مراکش، انہوں نے جو سب سے زیادہ افیکٹو ہو سکتا تھا، یعنی سفارتی تعلقات یہ تمام ممالک منقطع کر دیتے، تیل اور گیس کی جو سپلائی ہے وہ بند کر دیتے، اسرائیل جو ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا، لیکن اس پر نہیں ہوا۔ اب جو طیب اردغان ہے انہوں نے بھی ایک تقریر کر دی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اسرائیل جو ایرانی پریزیڈنٹ ہے انہوں نے اس کے اندر سخت تقریر کی ہے، اور یہ سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات کی بہتری کے بعد یہ ایرانی کسی بھی اعلیٰ عہدیدار کا پہلا باضابطہ وزٹ تھا۔ لیکن اب لگتا نہیں ہے کہ اسرائیل بعد آئے گا اور فلسطینیوں کو اس جو او آئی سی کا ایک مردہ گھوڑا ہے اس سے کوئی ان کو فائدہ پہنچے گا۔ اب ہم آتے ہیں 2 بڑی سیاسی خبروں پر۔ ایک جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ بحران پیدا ہوا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور جس شخصیت پر نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر اتفاق ہوا ہے یہ ویسے ہی ایک جج صاحب ہیں، سابق ریٹائرڈ ہیں، جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ، ان پر اتفاق ہوا ہے۔ اب مشاورت کنہوں نے کی ہے؟ جو سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی تحریک انصاف، اس سے مشاورت نہیں کی گئی۔ محمود خان اور پرویز خٹک وہ مشاورت کر رہے ہیں، فضل الرحمان کی پارٹی نے وہ نام دیا ہے، اس پر اتفاق رائے کر لیا گیا ہے، اور ان کو لگا ہے کہ یہ بے ضرر آدمی ہے، چونکہ پہلے بھی جسٹس مقبول باقر جو قاضی گروپ کے بڑے عام جج تھے، اور بہت سارے صحافیوں نے ان کے غبارے میں بھی بڑی ہوا بھری ہوئی تھی کہ بڑے زبردست جج ہیں، وہ تو ٹھس ہو گئے ہیں۔ ان کے صوبے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ہے، تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں سر عام ہو رہی ہیں، پھر اس کا جو ہے وہ بہت ساری بیوروکریسی ان کا کہنا بھی نہیں مانتی، لیکن وہ وزیر اعلیٰ بھی چند ٹکوں کے لیے، یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، مقبول باقر نامی شخص جو ہے وہ چمٹا ہوا ہے اپنے عہدے کے ساتھ، اس کے باوجود تو کوئی بڑا فرق نہیں پڑا۔ اب یہ جو جسٹس ہیں، آپ دیکھیے کہ گلگت بلتستان کے یہ چیف سپریم ایپلیٹ کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، لیکن ان کا نام جنہوں نے پیش کیا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنے بے ضرر آدمی ہیں جن کا یہ نام جو ہے یہ پارٹیز دے رہی ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے ظاہر ہے ایک اور بڑا معاملہ ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت نون لیگ جس طرح کنگز پارٹی ہے، جس طرح سلیکٹرز کی چوائس ہے، جس طرح نواز شریف کے سامنے سرنڈر کیا گیا ہے، ظاہر ہے وہ نواز شریف جو ہے ایک طرف سے تو کامیاب ہوئے ہیں کہ لوگوں ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اندر تاثر ہے کہ یہ کنگز پارٹی ہے، اس کو جتوایا جائے گا، نواز شریف کو اسپیشل لایا گیا ہے ایک مجرم کے سامنے، جس طرح اداروں نے سرنڈر کیا ہے، تو وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ لیکن دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف نے جو ایک نام نہاد بیانیہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور کبھی بھی وہ اس بیانیے پر دل و جان سے قائم تو نہیں تھے، تو وہ اس پر انہوں نے کمپرومائز کر لیا، اور یہ جو کمپرومائز ہے وہ ان کو عوام کی نظر کے اندر بے وقت کر گیا ہے، اور اب نواز شریف نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اور وہ جو کمیٹی ہے اس کو کہا ہے کہ ایسا ایک منشور تیار کرو جس سے یہ آئے کہ یہ نہ ہو کہ میں کوئی اسٹیبلش کے سامنے لیٹا ہوا بندہ ہوں، بلکہ کوئی نہ کوئی ایسی الفاظ تلاش کرو جس کے ذریعے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مینج کی جا سکیں۔ اب یہ ڈان نیوز کی سٹوری ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ نواز شریف بظاہر اپنے مخالفین کی جانب سے خود کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا کہے جانے اور اپنی پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ جماعت قرار دیے جانے پر پریشان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے پارٹی کی نئی منشور کمیٹی کو ہدایت دی ہے کہ وہ رواں ماہ کے آخر تک پارٹی منشور کو حتمی شکل دیتے وقت اس معاملے کا بھی جائزہ لے۔ اب یہ کیا منشور ہے اور کیا یہ تماشا ہوتا ہے جو ہر الیکشن سے پہلے ہوتا ہے، کرنا ہوتا کچھ نہیں ہے، الفاظ کے ساتھ لوگوں کو جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون بااختیار حلقوں کے
साथ आपने मौजूदा ताल्लुक का दिफा करते हुए हैरत का इजहार कर रही है कि जब पार्टी को आज तक कभी इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की गई तो अब ऐसा सवाल क्यों उठाया जा रहा है। भाई ये कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई? 2018 को अगर आप छोड़ भी दें तो पहले आपको 2/3 अक्सरियत भी दिलवाई गई। ज़ियाउल हक के जमाने से लेकर आज तक आप हमेशा लाडले रहे हैं। मुल्क को लूटने के बावजूद, करप्शन करने के बावजूद आपको कभी सजा जो है वो नहीं होने दी गई। अगर सुना दी गई है तो उससे आपको बचा लिया गया है, एनआरओ दे दिया गया है। इससे बड़ा जो लाडलापन है वो क्या होता है? फिर पार्टी जरा ने बताया कि नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी और पीटीआई की जानब से कायम किया गया इस तासर पर परेशान है कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नए लाडले हैं और इन मुकदमात में अदालतों से क्लीन चिट मिलने के बाद इख्तदार में वापसी के लिए तैयार है, जिनमें वो सजा याफ्ता और नायल करार दिए जा चुके थे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने 40 से ज्यादा अरकान पर मुश्तमिल पार्टी की नई मंशूर कमेटी को हदायत दी है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी और लाडला होने की छाप मिटाने के लिए एक बयानिया तैयार करें। नवाज शरीफ 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से कबल इस तासर को मिटाने के ख्वाह हैं। मुस्लिम लीग नून ने गुज़श्ता रोज 30 दियाली कमेटियां भी तश्कील दी हैं, जिनसे कहा गया है कि वो 20 नवंबर तक एक ऐसा नया मंशूर वज़ा करने के लिए सिफारिशात फराहम करें जो अवाम को पसंद आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी ने हाल ही में शरीफ बरदरान पर शदीद तनकीद कर दी और उन पर इल्जाम आयद किया कि वो अपने वोट को इज्जत दो के बयानिए से दस्तबरदार होकर सिलेक्टर्स के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। अब ये गठजोड़ कर क्या रहे हैं? वो पहले जो कुछ हो रहा है वो सारा वही है, और इमरान खान जो है और तहरीक इंसाफ भी इसी मामले को ज्यादा हवा दे रही है। और ये जो तासर है आवाम के अंदर के नवाज शरीफ लेट गया है और पिछले 18 महीने के अंदर जो है वो लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर नवाज शरीफ क्या नया करेंगे, उनके पास ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है जो उन्होंने पिछले 18 माह में अपने भाई को नहीं दी और अब वो चला के जो है वो मुल्क को बेहतर कर लेंगे। तो ज़ाहिर है ये मामला तो कोई नहीं है। राना सनाउल्लाह और बाकी जो सारे हैं वो इतराफ कर चुके हैं कि किस तरह नवाज शरीफ को हटाने के अंदर यानी नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने के लिए और नवाज शरीफ इमरान खान को हटाने के लिए उन्होंने उनको किसने कहा, ख्वाजा आसफ और राना सनाउल्लाह इतराफ कर चुके हैं। और किस तरीके से वोट को इज्जत दो का एक सिर्फ इरफान सदीकी के बकौल एक सियासी ये चीज़ें होती हैं और बिल आखिर ये सारे मामलात जो है मुल्क के लिए बहरहाल बेहतर नहीं है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।